नमस्कार बच्चों, स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म फेजस पे। आज हम लोग करने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी पूरा वन शॉट में। और ये इतना डिटेल्ड है ना, इससे ज्यादा आप लोग को कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस ये चीज जितना भी मैं पढ़ा रहा हूं उसको आराम से बैठ के पढ़ लेना तसल्ली से, और तुम लोग पूरा फुल मार्क्स लेके आने वाले हो। बिना देरी के हम लोग जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं कि सबसे पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी होती है। उससे पहले तुम लोग करंट जान लो। करंट होता है बेसिकली फ्लो ऑफ एनीथिंग, और आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिसिटी यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी जैसे विंड करंट होता है, मतलब उसकी मूवमेंट होती है। ठीक है, सबसे पहले अब बात कर लेते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ करंट की, कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज। बेसिकली चार्ज क्या होता है? अगर तुम हाथ घिस रहे हो तो इस हाथ का चार्ज जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है इस हाथ में ट्रांसफर हो जा रहे हैं, इस हाथ के जितने भी चार्जेस है तुम्हारे इस हाथ में ट्रांसफर हो जा रहे हैं। ये बेसिकली चार्जेस ही होते हैं जो इधर से उधर ट्रैवल करते हैं। ठीक है, मतलब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जा रहे हैं, एक जहां से दूसरी जहां पे जा रहे हैं। बेसिकली ये होता है तुम्हारा फंडामेंटल क्वांटिटी होती है चार्जेस। क्या होती है? फंडामेंटल क्वांटिटीज। और चार्ज केवल दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में देखो, सबसे पहले पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्यों नहीं अट्रैक्ट नहीं करते, रेपल करते? क्योंकि हर बॉडी, दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो अपने आप को स्टेबल करना चाहती है। इसलिए अगर दो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं वो आपस में एक दूसरे को स्टेबल करने के लिए एक दूसरे से दूर भागते हैं। और जैसे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव इंसान आता है ना, तो वो दोनों एक दूसरे को स्टेबल करने के लिए पास में आ जाते हैं। यही सेम कॉन्सेप्ट तुम्हारा मैग्नेटिज्म में भी मैं तुम लोग को पढ़ाऊंगा। तो अभी समझ में आ गया कि क्यों एक चीज दूसरी चीज को रिपल करती है, क्योंकि उन लोग को आपस में स्टेबिलिटी लानी होती है। इस वजह से दोनों एक दूसरे को रेपल करती है और अट्रैक्ट करती है। खैर ये तुम्हारे कोर्स में नहीं है, थोड़ा हाईयर है, मैंने तुम लोग को तब भी बता दिया। अब बेटा बात कर लेते हैं कि क्या होता है, सिंबल क्या होता है चार्ज का। तो चार्ज को हम लोग स्मॉल क्यू से डिनोट करते हैं, और कई कई जगह कैपिटल क्यू से भी कर सकते हैं, बट बेसिकली तुम लोग स्मॉल क्यू से ही करना। अब भैया इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? इसकी एसआई यूनिट होती है कूलम्स। क्या होती है? कूलम्स। कूलम्स। और सबसे पहले बच्चों मैं तुम लोग को बता दूं कि मैं थोड़ा सा साइड हो जाऊंगा, तुम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, या फिर मैं थोड़ा खुद ही साइड मतलब खुद ही बना दूंगा पीडीएफ, तुम लोग को वो ज्यादा आसान रहेगा ना। ये सब जितना भी पढ़ा रहा हूँ, जितना मैं बोल दे रहा हूँ, इसके बाद इसी चीज को वापस से रिवाइज कर लेना। बहुत मक्खन तरीके से तुम्हारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब ये जो तीन टाइप के जो एसआई यूनिट तो मैंने कूलम बता दी, अब इसमें भी कैटेगरी वाइज है। ये खैर तुम्हारा पूछा नहीं जाता है, लेकिन तुम लोग फिर भी रट लो इसको कि मिली कूलम क्या होता है, इसका सिंबल क्या होता है। देखो, मिली कूलम स्मॉल एम और बड़े सी से रिप्रेजेंट करते हैं, और 10⁻³ होता है इसकी यूनिट। कितनी होती है? 10⁻³ कूलम। और उसके बाद माइक्रो कूलम पे चार्ज होता है 10⁻⁻⁶। नैनो कूलम पे चार्ज होता है 10⁻⁹ का चार्ज होता है। ये होता है माइक्रो कूलम, नैनो कूलम में। ठीक है, तो एक बार इन सब की यूनिट याद कर लेना तुम लोग, क्योंकि इसमें क्या फायदा होता है तुम्हारा, जब भी तुम लोग क्या कहते हैं न्यूमेरिकल लगाने को आएगा, मान लो कि चार्ज की जगह मतलब बेसिक कूलम की जगह मान लो नैनो कूलम या माइक्रो कूलम दे दिया, तो तुमको ये सब याद रहेगा कि हाँ, नैनो कूलम में कितना चार्ज होता है, कितना कूलम चार्ज होता है, माइक्रो कूलम में कितना चार्ज होता है। अब बात करते हैं व्हाट मतलब चार्ज को डिटरमाइन कैसे करते हैं। चार्ज कैन बी डिटरमाइंड ओनली बाय डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज कैन बी नोन टू अस बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डेफिसिट और इन एक्सेस। समझ में आ गया ना कि चार्ज का जितना भी डिटर्मिनेशन होता है, या तो कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होती है या तो कोई बॉडी नेगेटिवली चार्ज होती है। अगर चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन का अगर ज्यादा एक्सेस में है तो वो बॉडी नेगेटिवली चार्ज होगी, और उससे उसके मास में भी फर्क आता है। ये चीज तुम लोग ध्यान में रखना कि अगर कोई बॉडी नेगेटिवली चार्ज है या पॉजिटिवली चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन्स का एक तो वो जा रहा है, इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, तो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगी। अगर किसी बॉडी में जैसे मैंने मान लो स्केल रगड़ी या और किसी वुल में लगा दी, तो उसमें इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ रहा है, भले ही मास नेग्लिजिबल है लेकिन उसमें मास जरूर चढ़ता है, तो मतलब मास ऑफ द बॉडी इंक्रीज कर जाती है। खैर ये हायर लेवल पे था ये भी, बट ये चीजें सब कॉन्सेप्ट में हर चीज एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूं ताकि हर चीज तुम लोग को समझ में आती रहे। चार्ज ऑन अ बॉडी क्या होता है भैया? चार्ज ऑन अ बॉडी होता है Q इक्वल्स टू प्लस माइनस NE। अब ये प्लस माइनस क्यों लगाया? प्लस माइनस जो तुम्हारा होता है वो चीजें डेफिसिट में या बहुत ज्यादा चीजों को बताता है, या तो बहुत कम होगा तो नेगेटिव साइन आएगा, बहुत ज्यादा होगा तो पॉजिटिव साइन आएगा। ठीक है, और N क्या होता है? N बेटा तुम्हारे यहाँ पे सारे नेचुरल नंबर होते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। ये क्योंकि चार्ज एक इनवेरिएंट होता है, वो कभी भी इंटीग्रल मल्टीपल में नहीं टूट सकता, मतलब रैशनलाइज नहीं कर सकते उसको, पॉइंट में नहीं हो सकता, वो हमेशा नेचुरल नंबर में होता है। अब एक इसी पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं भैया। मान लो कि अगर कोई हमसे पूछा कि एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तुम सबको चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन तो पता ही होगा ना। सबसे पहले यहां पे रखेंगे हम लोग सॉल्यूशन, जो जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो लिख लो। सबसे पहले देखो नंबर मतलब कितना चार्ज है ये तो दिया है तुम्हारा, और क्या भी पूछा है, तो एक तो ये दिया है कि n की वैल्यू तुम्हारी 1 गिवन है। सबसे पहले डेटा लिख लिया करो, ये तुम लोग को जितना भी क्वेश्चन है, अगर तुम लोग को क्वेश्चन ना भी करने आए तो डेटा और फॉर्मूला लिख दो,
मतलब इसके तो मार्क्स गारंटी, अगर 3 नंबर का है तो 1.5 नंबर मिल जाएंगे। एन दे दिया। अब इसमें और क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन, क्यू की वैल्यू दी है, Q इज इक्वल टू 1 कूलम, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का, इसमें तुमको N के बारे में पूछा, ठीक है। Q मतलब चार्ज दिया है, 1 कूलम तुम्हारा चार्ज है। इलेक्ट्रॉन की तो तुम लोग को सबको चार्ज पता ही होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम्स, ठीक है। ये तो तुम लोग को समझ में आया। अब यहाँ पे भैया यही सेम फॉर्मूला उठा के यहाँ पे रख दो, Q इज इक्वल्स टू एन ई। जब फॉर्मूला पुट करो तो क्या कहते हैं, प्लस माइनस साइन इग्नोर करना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे Q गिवन है, तुम लोग को E की वैल्यू पता ही। अब नंबर ऑफ चार्ज पूछा है। अब नंबर ऑफ चार्ज कैसे निकालते हैं भैया, नंबर ऑफ चार्ज यानी कि यहाँ पे रखो 1 कूलम, यहाँ पे रखो 1 कूलम, इलेक्ट्रॉन की भी, और यहाँ पे भी कूलम है, यहाँ पे भी कूलम है, -1.6 इंटू 10 की पावर -19, ठीक है। ये भी कूलम, कूलम से कूलम कटा, ये n। अब n की वैल्यू आ जाती है 6 पॉइंट समथिंग, 6 आई थिंक 025 होती है, इंटू 10 की पावर 18। ये तुम्हारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए। मतलब एक कूलम चार्ज पे 6.025 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मेरे ख्याल से तुम लोग को चार्ज का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। आइए बात कर लेते हैं अब करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। हम लोग बात कर लेते हैं करंट क्या होता है। करंट बेसिकली मैंने तुम लोग को पहले बताया, फ्लो ऑफ एनीथिंग। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, सबसे पहले तो आई से इसको डिनोट किया जाता है। फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम, मतलब एक यूनिट टाइम में कितने नंबर ऑफ चार्जेस फ्लो किए, उसको बेसिकली हम लोग कहते हैं करंट। फॉर्मूला उसका होता है आई इक्वल टू क्यू बाई टी। आई यहाँ पे करंट है, क्यू यहाँ पे चार्ज है, टी यहाँ पे टाइम है। ये सब समझ में आ रहा है तुम लोग को। एसआई यूनिट जो होती है इसका, यहाँ पे होती है एम्पियर। स्मॉल ए से, मतलब स्मॉल ए से तो पूरा लिखते हैं और ए से इसको डिनोट करते हैं। आंद्रे एम्पियर ने इसको क्या कहते हैं, उनके ऑनर में इस यूनिट को दी गई है, ठीक है। अब भैया बात कर लेते हैं डिफाइन 1 एम्पियर। 1 एम्पियर बहुत बार तुम लोग के वहां पे क्वेश्चंस में आ जाता है कि भैया 1 एम्पियर क्या होता है, इसको डिफाइन करो। बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा गया है। तो 1 एम्पियर बेसिकली क्या होता है, 1 एम्पियर इज डिफाइंड व्हेन अ करंट ऑफ आई which flows through a conductor when 1 coulomb of charge flows through it in 1 second। मतलब पर यूनिट टाइम में, मतलब 1 सेकंड में अगर 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्लो करता है तो उसको 1 एम्पियर डिफाइन करते हैं। अगर ये चीज तुम अपने फॉर्मूले से भी डायरेक्ट लिख सकते हो। अगर तुमको फॉर्मूला पता है 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड, यहाँ पे 1 सेकेंड होगा, ठीक है। इसको हम लोग बेसिकली डिफाइन करते हैं 1 एम्पियर ऑफ करंट। समझ में आ गया इतनी चीजें। अब जो एक्स्ट्रा यूनिट होती है 1 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर होती है 10 टू द पावर -3 एम्पियर, 1 माइक्रो। बेसिकली वो कितना भी एग्जामिनर चाहे ना, कितना भी, जब मैं न्यूमेरिकल वाला पार्ट लेके आऊंगा ना इसका, तो तुम लोग देखना कि वो कितना भी दिमाग लगा ले, मान लो यूनिट को बस ज्यादा से ज्यादा चेंज कर सकता है, उससे ज्यादा वो न्यूमेरिकल में और कुछ चेंज नहीं कर सकता है, ठीक है। माइक्रो एम्पियर हो गए 10 टू द पावर -6 एम्पियर। अब बात कर लेते हैं मॉडिफाइड फॉर्मूला के बारे में कि भैया मान लो अगर हम लोग का क्यू चार्ज दिया है टी टाइम में, तो क्यू की मैंने तुम लोग को एक और फॉर्मूला बताया था ना, एन ई बाई टी। अब मान लो यहाँ पे चार्ज को थोड़ा सा घुमा के उसने एक बार मान लो दे दिया कि तुम्हारा बताओ कि 1 एम्पियर ऑफ करंट मान लो टी टाइम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो मतलब उससे ट्रांसफर होंगे। ये क्वेश्चन भी आ सकता है ना। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ई की तो वैल्यू सेम ही रहेगी, 10 टू द पावर 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ये तो फिक्स है, ठीक है। अब तुमसे यहाँ पे एन पूछा है, टी भी तुमको बताती है 1 सेकंड में, आई भी 1 एम्पियर दे दिया तुम लोग को। अब यहां से तुम्हारी एन की वैल्यू फटाक से आ जाएगी। तो मेरे ख्याल से तुम लोग को पूरा का पूरा मैंने करंट के बारे में सब कुछ समझा दिया है कि कहां से क्या कितना आएगा। आगे बात कर लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली डिफाइन किया जाता है जब इन्फिनिटी चार्ज को, मतलब किसी भी वर्क डन जो होता है वो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट पे बुलाने के लिए जितनी भी मेहनत की जाती है ना, उसको कहा जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस की जो यूनिट होती है वो वी होती है। देखो मैं पहले से ये सब लिख के इसलिए ले आ रहा हूँ बच्चों, क्योंकि तुम लोग को ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो कि मैं लिखता भी जा रहा हूँ तुम लोग देखते भी जा रहे हो, ऐसे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। इसलिए एक एक चीज़ इन डेप्थ चीज़ों को मैं कंप्लीट करा रहा हूँ ताकि तुम लोग को ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करूँ, ठीक है। और ज़्यादा तुम लोगों से बकवास भी नहीं कर रहा हूँ, सीधे अप टू द पॉइंट बातें कर रहा हूँ, ठीक है। अब बात कर लेते हैं वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। पॉजिटिव टेस्ट चार्ज बेटा एक साइन कन्वेंशन होता है, जो टेस्ट चार्ज बहुत ही स्मॉल चार्ज होता है, जो कि किसी भी चीज में, किसी भी सिस्टम में, सिस्टम क्या होता है जब कोई भी चीज में हम लोग या तो किसी भी टाइप का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो उसमें जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज अगर हम लोग डालते हैं तो वो बिना सिस्टम को हिलाए हुलाए
बस उसमें अपना एक रोल अदा करता है ताकि हम लोग को जो बेसिक सिस्टम काम कर रहा है ना उसका समझ में आ जाए कि आखिर हम लोग को ये रिजल्ट क्या दे रहा है। समझ में आ गया? तो इसकी जरूरत नहीं है तुमको समझने की, लेकिन फिर भी कि पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ही क्यों आया, क्या टेस्ट चार्ज नेगेटिव नहीं हो सकता? बेटा इसको साइन कन्वेंशन दिया गया है कि ये पॉजिटिव ही होता है, ताकि मतलब बाकी जितने भी जगह एक्सपेरिमेंट होते हैं सब में सेम डेटा ही हम लोग को मिले। अब फिजिक्स तो चाहे यहाँ पढ़ो, चाहे जर्मनी पढ़ो, चाहे थाईलैंड पढ़ो, एक ही बात है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फॉर्मूला की। तो बेटा फॉर्मूला होता है V इक्वल्स टू W/Q, और SI यूनिट जो होती है ना इसकी होती है वोल्ट। ठीक है, इतना सब समझ में आ गया ना? अभी तक सब कुछ मक्खन समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से तुम लोग को। अगर कुछ दिक्कत होगी तो कमेंट कर देना, मैं तुम लोग को ज्यादा से ज्यादा बच्चों का कमेंट दूर करने में, मतलब जितने भी डाउट्स बनेंगे ना उन सबको हटाने में जल्दी हेल्प करवाऊंगा मैं। डिफाइन 1 वोल्ट। बेटा ये क्वेश्चन भी आ जाता है 1 एम्पियर डिफाइन करो, 1 वोल्ट डिफाइन करो। तो ये सब जितना भी है ना ये सब मैं लिख दिया हूं ताकि तुम लोगों को कुछ भी एक्स्ट्रा इसके अलावा ना बुक खोलने की तुम लोग को अब जरूरत नहीं है। जितना मैंने लिख दिया वो सब सारा पेपर इधर से ही बन के आना है। 1 joule of work is done in bringing a 1 coulomb of charge from infinity to that point। समझ में आ गई इतनी बात? और इसका देखो अगर तुम लोग फॉर्मूला लिख लेते हो कि, और फॉर्मूला लिख लेते हो तो 1 जूल ऑफ वर्क डन, ठीक है, अपॉन 1 कूलम। और सबसे पहले अगर तुम लोग का दिमाग में ये भी आ रहा है कि पॉजिटिव इन्फिनिटी पे क्यों जा रहे हैं, क्योंकि बेटा फोर्स जो होता है ना इन्फिनिटी पे, माना जाता है कि फोर्स जो होता है हमारा इन्फिनिटी पे 0 होता है, और 0 से हम लोग को चार्ज निकालने में आसानी होगी, इसीलिए इन्फिनिटी पे हम लोग फोर्स को 0 मान लेते हैं। मान भी नहीं लेते, वो कैलकुलेटेड चीज है। अब इन्फिनिटी पे कैसे जाना है वो तुम लोग डिसाइड करो। ठीक है, अब फोर्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, अरे सॉरी, पोटेंशियल जो बेसिक करंट है, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है भैया? जिसमें डायरेक्शन ना हो और जिसमें यूनिट ना हो। बट इसमें तो भैया डायरेक्शन हम लोग को मिल रही है कि अगर यहां से जा रही है तो करंट ऐसे ऐसे घूम के जाएगा। बेसिकली बच्चों वेक्टर क्वांटिटी वो होता है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, बट उनका जो सम होता है ना उसके वेक्टर समेशन से हम लोग को पता चलता है कि ये दरअसल क्वांटिटी वेक्टर है कि नहीं है। और इसमें जो समेशन का तरीका है ना ये वेक्टर नहीं है। ठीक है, इसलिए इसको स्केलर क्वांटिटी कहा जाता है। ये मैं तुम लोग को हर चीज समझा दे रहा हूं ताकि हर चीज का मतलब तुम लोग को पता हो कि ये स्केलर क्वांटिटी इसलिए, भले इसका डायरेक्शन है पर ये समेशन जो है इसका ना ये वेक्टर सम से होके नहीं आया है, इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी है। डायरेक्ट अगर नहीं समझ में आया डायरेक्ट याद कर लो कि इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। फॉर्मूला मान लो मॉडिफाई करके अगर पूछ लिया गया कि भैया मान लो अगर पोटेंशियल एट ए तुमको गिवन है कि इतना वोल्ट तुम्हारा, मान लो 10 वोल्ट तुम्हारा पोटेंशियल एट ए है, और तुम 6 जूल का वर्क डन हो रहा है तुम्हारा 6 जूल 5 कूलम चार्ज के लिए। अब बता दो वो कितना है तुम्हारा डेल्टा वी, मतलब डेल्टा बी की वैल्यू कितनी है, कि मतलब पोटेंशियल एट बी कितना है तुम्हारा। अब यहां से तुम आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, जूल अपॉन कूलम, तुम यहां से तुम्हारा ये पूरा आ जाएगा वोल्ट की वैल्यू, और ए से तुम इससे माइनस कर देना। ठीक है, अब तुम्हारी वी बी की वैल्यू आ जाएगी, पोटेंशियल एट बी की वैल्यू आ जाएगी। इतना सा समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं रेजिस्टेंस की। बच्चों अब मैं बात करने वाला हूं रेजिस्टेंस के बारे में। रेजिस्टेंस क्या होता है बच्चों? रेजिस्टेंस बेसिकली होती है रुकावट। किस चीज में रुकावट? कंडक्टर्स में अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, अगर उस चीज में रुकावट आ रही है उसको हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस। क्या होता है रेजिस्टेंस? आइए पूरी बात करते हैं। द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय द कंडक्टर इज बेसिकली कॉल्ड रेजिस्टेंस। क्या है? अब अगर ये छोटा सा कंडक्टर है, एक तो ये तुम लोगों को पता है ना कि प्रोटॉन्स जो होते हैं, जो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, वो इधर उधर नहीं भटकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग क्या कहते हैं? फ्री चार्जेस कहते हैं। वो मोबाइल होते हैं। मोबाइल का मतलब, मोबाइल इन द सेंस वो इधर उधर भटकते रहते हैं, इधर उधर आवारागर्दी करते रहते हैं। अगर उसको हम लोगों ने किसी टर्मिनल या बैटरी से कनेक्ट कर दिया तो उसके अंदर एक सडन चेंज आ जाता है, काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, और वो एक स्ट्रेट पाथ पे फॉलो करने लगते हैं, अपने पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ड्रिफ्ट करने लगते हैं, और इस चीज को, इस फिनोमेना को हम लोग कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, ये तुम्हारे कोर्स में नहीं है बट जान लो कि ड्रिफ्ट क्यों करते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे एक बैटरी लगा देते हैं, क्योंकि उनको चार्ज सप्लाई हो गया और वो कोशिश करते हैं कि पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। अब ऑब्वियसली बात है कि यार वो पॉजिटिव के पास ही जाएगा, क्योंकि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आपस में ही कंबाइन करते हैं। ये समझ में आ गया तुम लोग को? अब भैया रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है ये भी फटाक से बता दो हम लोग को। बेटा V अपॉन I इज इक्वल टू R। अब ये आया कहां से? ये आता है बेटा ओम्स लॉ से। अब ओम्स लॉ क्या होता है भैया? समझा लो थोड़ा सा आराम से। ऐसा यूनिट ओम होती है इसकी, और ये उसका सिंबल ओमेगा होता है। अब बात कर लेते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से सवाल आना ही आना है कि भैया ओम्स लॉ होता क्या है। तो बच्चों ओम्स लॉ होता है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द करंट flowing in a conductor is directly proportional to the potential difference applied across the ends under the constant physical condition plus temperature। अब भैया ये क्या मतलब हुआ इसका?
कि इसका मतलब हुआ कि भैया जितना करंट सप्लाई किए हैं उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस होगा दोनों एंड्स के अक्रॉस हम लोग को, और इसी को कहते हैं ओम्स लॉ। अब इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन आप लोग के कोर्स में नहीं है, वो मैं बता भी नहीं रहा, बहुत टाइम लग जाएगा वरना, क्योंकि 30 मिनट की वीडियो बनानी है। प्लस अब देखो मैंने यहां पे क्या बोला, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, यानी कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड। अब इसको अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं हम लोग तो क्या एक कांस्टेंट लगाते हैं, यानी V इज इक्वल टू आई आर। अब R क्या है, R एक कांस्टेंट है बच्चों, R यानी कि अब यहां पे आप लोग को लग रहा हो कि वो पोटेंशियल डिफरेंस और I पे डिपेंड करता है, पर ऐसा नहीं हो, ये पोटेंशियल डिफरेंस और उस पर नहीं डिपेंड करता है, ये रेजिस्टिविटी पे डिपेंड करता है। इस सब की बात अभी हम लोग थोड़ी देर में बस करने वाले हैं तब। और इसका हम लोगों ने ये तो समझ लिया आर क्या होता है, आर तो ऑब्स्ट्रक्शन होता है, ठीक है, एकदम लाइन बाय लाइन सब आए। अब इसकी ग्राफ की बात कर लेते हैं। अब वी और आई, वी बाई आई का जो ग्राफ होता है, वी बाई आई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होते हैं, ठीक है। तो अगर कोई कॉन्स्टेंट का हम लोग ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं तो वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। आई थिंक ये तुम लोग को पता होगा, अगर नहीं भी पता है तो अभी समझ जाओ कि वी और आई का अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं तो वो एक कॉन्स्टेंट है और वो सीधा सीधा चलते जा रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं भैया लिमिटेशन क्या होती है। लिमिटेशन बच्चों ये होती है कि अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट किया है तभी ओम्स लॉ वैलिड होगा, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है तो ओम्स लॉ वैलिड नहीं होता है, मतलब नहीं होता है। समझ में आ गई बात, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एक लास्ट टॉपिक जो बचा है तुम लोग का यहाँ, इसमें कंडक्टेंस। बेटा कंडक्टेंस जस्ट रेसिप्रोकल होता है, यानी अपोजिट होता है, रेसिप्रोकल, अपोजिट नहीं, रेसिप्रोकल होता है तुम्हारा रेजिस्टेंस का, यानी 1 अपॉन रेजिस्टेंस इज नोन एज कंडक्टेंस। अब यहां पे चलो एक चीज और तुम लोगों से पूछ ली जाती है कि अगर कोई पूछे कि भैया 1 आर यानी एक रेजिस्टेंस को कैसे डिफाइन करना है, तो ये तो तुम लोग बता दो ना, एक एम्पियर ऑफ चार्ज कितना फ्लो कर रहा है एक उसमें पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 यूनिट अक्रॉस इट्स एंड्स, ठीक है। ये तो डिफाइन कर लोगे ना, कि फॉर्मूला लिखा हो तुम लोग वो डिफाइन कर लो कि एक रेजिस्टेंस क्या होता है, एक एम्पियर क्या होता है, एक वोल्ट क्या होता है, ये सब समझ में आ गया ना, कि एक एम्पियर ऑफ करंट एक वोल्ट अक्रॉस इट्स पोटेंशियल एंड्स में कितना होता है, ठीक है। समझ में आ गया ना तुम लोग को इतनी चीजें। आइए बात कर लेते हैं ओमिक और नॉन ओमिक रेजिस्टेंस के बारे में। अब हम लोग बात कर लेते हैं ओमिक और नॉन ओमिक रेजिस्टेंस के बारे में। ये करना तो बच्चों अब हम लोग बात कर लेते हैं ओमिक और नॉन ओमिक कंडक्टर्स के बारे में। ये बेसिकली तुम लोग का कभी कभी डिफरेंस बिटवीन या डिफरेंशिएट में पूछ लेता है, तो इन सबको अच्छे से याद कर लेना तुम लोग। क्या होता है एक याद कर लेना बस, दूसरे में डू नॉट लगाना है। सबसे पहले जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है उसको ओमिक कंडक्टर्स कहते हैं, जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता उसको नॉन ओमिक रेजिस्टेंस या कंडक्टर कहते हैं, यानी कंडक्टर्स कहते हैं, ठीक है। और इसमें आई वर्सेस वी जो ग्राफ होता है, इसमें हमेशा ओम्स लॉ में जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं कंडक्टर्स, वो हमेशा ही स्ट्रेट लाइन होता है। और इसमें आई वर्सेस वी जो ग्राफ होता है ना, वो स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। अब इसके कुछ 3-4 एग्जांपल बता रहा हूं। जितने भी मेटालिक कंडक्टर्स होते हैं सब के सब ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। यहाँ पे सेमीकंडक्टर्स भी आते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते, जैसे एलईडी, जंक्शन डायोड और ट्रांजिस्टर्स, ये तुम्हारे सेमीकंडक्टर्स होते हैं जो कि तुम्हारे क्या कहते हैं ओम्स लॉ को नहीं फॉलो करते, तो ये नॉन ओमिक रेजिस्टेंस होते हैं, कंडक्टर्स होते हैं। आई थिंक तुम लोग को समझ में आ गया होगा इतना। तो बात करने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे अफेक्ट करता है, मतलब क्या क्या डिपेंडेंसी है इन फैक्टर्स की रेजिस्टेंस पे। सबसे पहले तो मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, ठीक है, इतना तो समझ में आया आप लोग को। लेंथ ऑफ द कंडक्टर, जो लेंथ होती है वो रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, मतलब अगर लेंथ बढ़ेगी रेजिस्टेंस बढ़ेगा। उसके बाद थिकनेस यहाँ पे एरिया से, एरिया यानी ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब अगर एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। उसके बाद ऑफ कोर्स टेम्परेचर डिपेंडेंस तो होती है, और इसका भी डायरेक्टली वही होता है, अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा क्यों, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो जाएगी, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स की घसीटने की टेंडेंसी थी ना इधर से उधर जल्दी जल्दी जाने की, इसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। इसी वजह से टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है, रेजिस्टेंस माने रुकावट। ठीक है, इतना समझ में आया तुम लोग को। अब बच्चों बात कर लेते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और यहाँ पे और होगा, एक सेकेंड है ना, अच्छे से लिख दूं, एक सेकेंड, चलो यहाँ पे समझ जाना बच्चों, यहाँ पे और होगा, यहाँ पे है ना,
ऑफ नहीं होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। ये क्या होता है भैया, ये भी भैया अब देखो तुम लोगों ने दो यहाँ पे दो इक्वेशंस देखी, सबसे पहले लेंथ और दूसरा एरिया। अब इन दोनों को आपस में इक्वेट कर दो। क्या भैया पहली इक्वेशन क्या थी, पहली इक्वेशन थी कि लेंथ और रेजिस्टेंस आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है भैया, पहली इक्वेशन ये लिख दी। दूसरी इक्वेशन भैया, दूसरी इक्वेशन लिख दी आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ठीक है भैया, ये भी इक्वेशन लिख दी। ऑन कंबाइनिंग बोथ, अब हम लोगों ने दोनों इक्वेशन को उठाया और एक साथ कंबाइन कर दिया, यानी कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अब भैया यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी साइन भी तो हटाएंगे, तो यहाँ पे कोई कांस्टेंट लगाएंगे। ठीक है भैया, कांस्टेंट हटाया। अब कांस्टेंट जो आया ये है रो, और रो को ही हम लोग रेजिस्टिविटी कहते हैं। मैं थोड़ा ऐसे थोड़ा एफ की तरह बनाता हूँ, आप लोग मतलब पी की तरह भी बनता है, लेकिन ये एकदम करेक्ट है। आप लोग ये भी लिखना चाहे तो ये लिख सकते हैं, जो लोग पी लिख रहे हैं वो पी लिख सकते हैं। अब भैया ये रेजिस्टिविटी क्या होती है, क्या वो रेजिस्टेंस पे डिपेंड करती है, क्या वो लेंथ पे डिपेंड करती है, क्या वो एरिया पे? यही तो कमाल की बात है बेटा, कांस्टेंट है ये, कांस्टेंट। ये इन सब चीज़ों पे डिपेंड नहीं करता, ये मटेरियल डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है। क्या मतलब भैया मटेरियल डिपेंडेंट, कि डिफरेंट मटेरियल्स के लिए रेजिस्टिविटी डिफरेंट होगी, अलग अलग होगी। समझ में आई इतनी बात? अब भैया इसकी यूनिट की भी बात कर ले तो रो यहाँ पे रखोगे, लेंथ यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, एरिया यहाँ पे वो क्या कहते हैं मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो डायरेक्टली मैंने लिख दिए ओम्स मीटर। क्या हो गया? मेरे ख्याल से इतना तब तुम हम लोग बात करने वाले हैं जो जो फैक्टर्स रेजिस्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले ये मटेरियल डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है, तो ये क्या होगी, वेरी लो फॉर मेटल्स, और एससी यहाँ पे सेमीकंडक्टर्स है, सेमीकंडक्टर्स और एलॉय के लिए होती है, और बहुत ज़्यादा वो इंसुलेटर्स के लिए होते हैं। भैया इंसुलेटर क्या, जो क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स को इधर से उधर कंडक्ट नहीं करवा पाते हैं। ठीक है, मतलब अगर वो एकदम एक जगह पे ही रहते हैं, उसके इलेक्ट्रॉन्स एक साइड इधर इधर मतलब बटे रहते हैं, बट वो फ्री टू मूव नहीं होते हैं। ठीक है, ये होता है इंसुलेटर और कंडक्टर जिनके इलेक्ट्रॉन फ्री टू मूव होते हैं, यानी मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दूसरी बात आती है भैया टेम्परेचर डिपेंडेंस की। टेम्परेचर डिपेंडेंस कैसे होते हैं भैया, ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है बच्चों। ये जो रेजिस्टिविटी है वो बढ़ जाती है और जब मेटल्स का टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, और घट जाती है जब जब सेमीकंडक्टर्स का टेम्परेचर बढ़ाया जाता है। और एलॉय के केस में कांस्टेंट रहती है, कोई टेम्परेचर चेंज उसमें रोल प्ले नहीं करता, मतलब कि अगर उसका एलॉय का टेम्परेचर बढ़ाओ चाहे घटाओ, रेजिस्टिविटी उसके लिए कांस्टेंट ही रहेगी। इतनी बात समझ में आई तुम लोग को? अब भैया बात कर लेते हैं कंडक्टिविटी की। कंडक्टिविटी क्या होती है भैया? कंडक्टिविटी होती है एग्जैक्टली रेसिप्रोकल ऑफ क्या कहते हैं उसको, रेजिस्टिविटी। या अब भैया कंडक्टेंस भी तो आपने कुछ ऐसे ही बताया था। देखो बच्चा, कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, और रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी ये दोनों आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। समझ में आया? तो इसको बेटा यहाँ पे ये सिग्मा से ऐसे डिनोट करते हैं, 1/रो। ठीक है, ये समझ में आया? अब इसके बाद जस्ट अपोजिट RA/L ऐसे होता है, तो इसका अपोजिट कर दो L/RA, बस खत्म, एकदम बिंदास। ये सब समझ में आ गया होगा तुम लोग को। अब यूनिट क्या होती है भैया इसकी? साइमन मीटर इनवर्स कहते हैं, या फिर ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ऐसे इसको डिनोट कर दो। ठीक है, बिंदास ये सब काम करो। अब भैया चॉइस ऑफ मटेरियल ऑफ वायर, कैसा कैसा हम लोग वायर चूज कर सकते हैं जिसका रेजिस्टेंस कम हो, मतलब वो बढ़िया वायर हो, कैसा घर में अप्लायंसेस के किस तरह से काम करते हैं, ये हम लोग को बहुत समझना जरूरी है। ये कभी कभी मान लो 1-2 नंबर का पूछ लिया तो तुम लोग को समझ में आना चाहिए, तो मैंने 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दिए हैं। ठीक है, सबसे पहला, वायर यूज फॉर इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन और पावर सप्लाई मस्ट हैव लीस्ट रेजिस्टेंस। क्या मतलब कि जितने जितने रेजिस्टेंस यानी कि रुकावट बढ़ाओगे तो सब करंट की सप्लाई कम हो जाएगी, इसलिए हम लोग को रुकावट कम से कम रखनी है कि रेजिस्टेंस कम से कम हो, ताकि हम लोग का करंट जो है ना बिंदास चलता रहे। और वरना फिर क्या होता है, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो फिर एनर्जी लॉस होगी। एनर्जी मतलब किस फॉर्म में, हीट के फॉर्म में लॉस होगी, इन सब के फॉर्म में लॉस होगी, तो इसको दिक्कत होती है। ताकि हम लोग का जो मैन पावर है, जितना भी पैसा वैसा लग रहा है वो खराब होगा, इसलिए हम लोग ट्राई करते हैं कि रेजिस्टेंस कम ले। एल्यूमिनियम और कॉपर इसीलिए यूज होता है क्योंकि उन लोग की रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा है, जिस वजह से तुम लोग उनके जो तार वार देखते हो ना, मोटे मोटे आते हैं बढ़िया से एकदम, तो इसलिए क्योंकि उन लोग की रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं भैया अलॉयज की। अलॉयज वायर और फ्यूज वायर। हाँ, अब अलॉय वायर क्या है या फ्यूज वायर क्या है भैया? देखो, ये जो बेसिकली होता है लेड और टिन के मिक्सचर से बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि इसकी मेल्टिंग पॉइंट कम होती है एज कंपेयर टू क्या कहते हैं एलॉयज और आई मीन एल्यूमिनियम और कॉपर, इसलिए इसको फ्यूज वायर को भी यूज किया जाता है। बस फ्यूज वायर भी लिख दोगे ना कि फ्यूज वायर, तुम लोग अगर ज़्यादा नहीं समझ में आए तो जितना मैंने बोर्ड पे लिखवाया है सब कुछ रट डालना, क्योंकि मेरे हिसाब से मैंने बहुत बेस्ट एक्सप्लेनेशन तुम लोग को एकदम शॉर्ट में देने की कोशिश की है भैया। अगर मैं इसी को इलेक्ट्रिसिटी चाहूँ तो 10 घंटे में पढ़ा सकता हूँ, 1 घंटे में, और अभी तो मैं तुम लोग को आधे घंटे में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो एकदम आराम से समझना, कोई दिक्कत नहीं है तुम लोग को। और हाँ, हम लोग बात कर सकते हैं टंगस्टन, जैसे फिलामेंट ऑफ बल्ब में
टंगस्टन यूज होता है ना, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है, वो जल्दी गलेगा नहीं, इसलिए टंगस्टन एक बहुत ही अच्छा मेटल है जो तुम लोग को यूज़ करना चाहिए, मतलब यूज़ होता ही है क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है। आई होप इतना समझ में आ गया होगा तुम लोग को। जो एक छोटे से टॉपिक की बात कर लेते हैं हम लोग, सुपर कंडक्टर्स। क्या होते हैं सुपर कंडक्टर्स? भैया इट इज़ अ सब्सटेंस ऑफ जीरो रेजिस्टेंस या फिर इनफाइनाइट कंडक्टेंस, क्योंकि 1/0 इज इन्फिनिटी है ना, तो जीरो जिसके जीरो रेजिस्टेंस होता है एट अ वेरी वेरी लो टेम्परेचर। और इसके कुछ एग्जांपल्स भी तुम लोग रट लेना, ये पूरा टॉपिक एकदम रटने वाला है, इसको पूरे अच्छे से रट लेना। क्या होता है? मरकरी 4.2 केल्विन के नीचे 7.25 लेड के लिए होता है, और नायोबियम जो 9.2 केल्विन के भी नीचे, सोच रहे हो कितना ज़्यादा कम टेम्परेचर है। अब ये क्या होता है भैया? अब ये बेटा अभी यूज़ नहीं होता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है कि हम लोग आज के टाइम पे, मतलब होता तो आसान है लेकिन फिर ये बहुत महंगा पड़ जाएगा ना, कि पहले हम लोग इतना लो टेम्परेचर मेंटेन करें फिर एक सुपर कंडक्टर बनाए। और आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे मतलब मेटल्स आ गए हैं कि हम लोग इसको रिप्लेस कर सके, अलॉयज़ आ गए हैं ताकि हम लोग इसको रिप्लेस कर सके, इसीलिए सुपर कंडक्टर्स जो होते हैं अब यूज़ नहीं होते हैं। आई होप ये तुम लोग को समझ में आ गया होगा। बात कर लेते हैं ईएमएफ, दैट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में। क्या होता है भैया? एक्चुअली में ये कोई फोर्स है ही नहीं, इसका बस नाम रख दिया गया। एक्चुअली में जो हुआ था, करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा टाइम पहले ही हो गया था, जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई नहीं थी, मतलब बहुत सारी डिस्कवरी पहले से ही फेल पड़ी हुई थी, बट स्टिल ईएमएफ यानी ये करंट के बारे में पहले ही बता दिया गया था, तो इसीलिए उसको सब पहले मानते थे कि ये किसी टाइप का फोर्स है। बट एक्चुअली ये एक एनर्जी है जो कि स्पेंट होती है अक्रॉस अक्रॉस मतलब इंटरनल एक्सटर्नल दोनों में, ताकि उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बना रहे। क्या होता है भैया? इसका क्या मतलब है? थ्योरेटिकल मतलब इसका यह है कि इट इज द एनर्जी पर यूनिट चार्ज इन टेकिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज अराउंड अ कंप्लीट सर्किट ऑफ सेल। अब भैया ये कुछ तो पढ़ी पढ़ी डेफिनेशन लग रही है, और यही टर्मिनल वोल्टेज। रुक जाओ समझा रहा हूँ। सबसे पहले तो इसका डिनोशन होता है एप्सिलॉन। एप्सिलॉन से क्या होता है? इसको बोलते हैं एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज। समझ में आ गया? अब भैया ये फैक्टर्स किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? भैया ये मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड, यानी कि जो इलेक्ट्रोड में होता है। और भैया ये देखो, ये होता है सिंबल, ये तुम लोग बैटरी वैटरी खरीद के आते हो ना, इतना वोल्ट लिखा होता है कि 10 वोल्ट की, 12 वोल्ट की, 15 वोल्ट की, तो वो बेसिकली ईएमएफ मेजर करता है। क्या मेजर करता है? ईएमएफ मेजर कर रहा है, ठीक है। अब भैया ये मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड पे डिपेंड करती है, और इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन द सेल। समझ में आ गया? इतनी ये सब रट, ये जो जितने भी फैक्टर्स है वो तो रटने वाली बात है। अब इतना समझ में आया। अब भैया टर्मिनल वोल्टेज की बात कर लेते हैं। टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है? भैया टर्मिनल वोल्टेज भी सेम इसी की तरह होता है, बस ये क्या काम करता है? ये सिर्फ जितने भी आउटसाइड जो करंट होते हैं ना, आउटसाइड चार्ज को, उसको मेजर करने के लिए यूज होता है, और ये इनसाइड यानी ये कंप्लीट सर्किट को मेजर करता है, कंप्लीट सर्किट। और ये जो होता है ये सिर्फ आउटसाइड चार्जेस को मेजर करता है। समझ में आ गया इतनी बात? अब इसका वही V डैश इक्वल्स टू W अपॉन Q। आई होप इतना तुम लोग को समझ में आया होगा। बात कर लेते हैं वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज ड्रॉप बेसिकली ज्यादा कुछ नहीं होता है, बस यही होता है कि जब वर्क डन किया जाता है पॉजिटिव टेस्ट चार्ज में थ्रू इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू, मतलब उसके एक्सपेरिमेंटल सेटअप में अगर कोई वर्क डन होता है पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लाना, उसको पोटेंशियल ड्रॉप आई मीन वोल्टेज ड्रॉप कहते हैं। अब ये हमेशा याद रखना कि जो ईएमएफ ऑफ सेल होता है वो वोल्टेज से हमेशा ज़्यादा होता है। क्या होता है? हमेशा ज़्यादा होता है। ईएमएफ ज़्यादा होता है वोल्टेज से, टर्मिनल वोल्टेज से। अब इसका फॉर्मूला स्मॉल v इक्वल टू W अपॉन Q। बस समझ में आ गया? ये रटने वाली है। इससे बेटा देखो, इन सबको मैं जल्दी जल्दी इसलिए कंप्लीट कर रहा हूँ क्योंकि न्यूमेरिकल्स जो होता है इससे नहीं आते। पैरेलल और वो क्या कहते हैं, सीरीज जो रजिस्टर्स होते हैं ना, उससे तुम्हारे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। इन सब से ये रिलेशनशिप और ये सब फालतू के फलाना ढिमकाना या फिर क्या कहते हैं थ्योरी पूछ लेते हैं, इन सब से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते। तो इसलिए ये जितना भी मैं बता रहा हूँ इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, सबका स्क्रीनशॉट ले लेना तुम लोग, ठीक है। और क्योंकि ये इसके बाद तुम लोग को बुक खोलने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, जितना लिख रहा हूँ बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं रिलेशन बिटवीन ईएमएफ एंड टर्मिनल वोल्टेज। अब भैया ये क्या होता है? देखो मान लो कि कोई वर्क डन हम लोग करा रहे हैं, चार्ज को पूरे के पूरे सिस्टम में हम लोग सप्लाई कर रहे हैं, जो कि अंदर और बाहर दोनों हो रहा है। अब इसके लिए हम लोग फॉर्मूला रखते हैं W इज इक्वल्स टू वर्क डन इंटरनल प्लस वर्क डन एक्सटर्नल, ठीक है। इतना इतना समझ में ना, एक्सटर्नल और इंटरनल। अब हम लोग सबको, जितने भी ये सारे वर्क डन है, अगर हम लोग इक्वेशन 1 को क्या कहते हैं नंबर ऑफ चार्जेस से डिवाइड करते हैं, मतलब Q से डिवाइड करते हैं, तो क्या फॉर्मूला होता है? W अपॉन Q इज इक्वल्स टू W डैश अपॉन Q डैश प्लस स्मॉल w अपॉन Q। समझ में आ गया?
अब हम लोग को ये पता है W अपॉन क्यू किसका, EMF का फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पे हम लोग को E लिख दिया। W डैश अपॉन क्यू डैश, W डैश अपॉन क्यू ये किसका फॉर्मूला था, ये भैया टर्मिनल वोल्टेज का होता है। अब हम लोग ने देखा स्मॉल W अपॉन क्यू ये किसका फॉर्मूला होता है, छोटा वर्क डन हो रहा है, ये भैया ये होता है वोल्टेज का फॉर्मूला। और ये इलेक्ट्रोलाइट में हम लोग वर्क डन कराए, ये जो वर्क डन है इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू हो रहा है, और ये जो वर्क डन है एक्सटर्नल हो रहा है। इलेक्ट्रोलाइट है तो मतलब इंटरनल वो पूरा वर्क डन करवाएगा, इसलिए। अब भैया यहाँ से फॉर्मूला आ गया इज इक्वल्स टू वी डैश प्लस वी। अब बस यही फॉर्मूला तुम चेप दो, बस पूरे नंबर अगर मान लो रिलेशनशिप पूछ ली तो बस इतना बता देना कि W इज द वर्क डन ऑफ द कंप्लीट सिस्टम, और W डैश इज द वर्क डन आउटसाइड द सिस्टम, W इज द वर्क डन फॉर द इलेक्ट्रोलाइट्स। मेरे ख्याल से तुम लोग को ये समझ में आ गया होगा। जो हम लोग बात कर लेते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में। क्या होता है इंटरनल रेजिस्टेंस, बहुत सिंपल डेफिनेशन है बेटा, कि जो इंटरनल यानी कि इनसाइड रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट्स इनसाइड द सेल, बस यही होता है इंटरनल रेजिस्टेंस, और कुछ नहीं। फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल्स टू IR। ठीक है, बस इतना समझ में आ गया, तुम लोग को बहुत इनफ है। अब इसके बारे में रिलेशनशिप पूछ ली जाती है कि इन तीनों की, थोड़ा सा आराम से जज्बाती हो रहे हो, इनकी रिलेशनशिप पूछ ली जाती है। रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनल रेजिस्टेंस EMF ऑफ वोल्टेज एंड वोल्टेज। सबसे पहले एक छोटा सा डायग्राम बनाओगे यहाँ पे तुम लोग, उसके बाद टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सेल लिख दोगे कि यहाँ पे एक R, यहाँ पे एक बड़ा R यहाँ पे। ठीक है, इन दोनों को कंबाइन कर देना, ये तुम्हारी टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगी। एक के नीचे एक लिखते जाना। सबसे पहले करंट लिख देना, EMF टोटल EMF ऑफ सेल अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, ये तुम्हारी इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे अब यहाँ से EMF भी तुम कैलकुलेट कर सकते हो। अब इसके नीचे एक लिखते जाना और वेयर करके डिफाइन कर देना कि I क्या है, E क्या है, R क्या है। ठीक है, पूरे नंबर मिलेंगे बेटा। मान लो अगर रिलेशनशिप भी पूछ ली गई तो पूरे नंबर मिलेंगे इसमें, अगर तुम ऐसे लिखोगे। अब सबको कंबाइन कर दो तो यहाँ से रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला निकल के आता है, V बाई आई इज इक्वल्स टू EMF माइनस वोल्टेज अपॉन करेंट। जो टोटल तुम्हारा फॉर्मूला निकल के आता है ना, वो EMF अपॉन वोल्टेज -1 इंटू में R इंटू में होल है। ये तुमको फॉर्मूला अच्छे से रट लेना है। मान लो कभी न्यूमेरिकल आ गया तो ये फॉर्मूला इसके ऊपर बेस्ड है, इस पे मतलब फॉर्मूला बेस्ड ही सवाल आते हैं तुम्हारे, ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं आते, तो फॉर्मूला रट लो तुम लोग। ठीक है, अब भैया फैक्टर्स किन किन फैक्टर्स में हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। सबसे पहले बेटा वो सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, सरफेस एरिया होगा यहाँ पे। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, मतलब कि अगर उसका एरिया लेस होगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोड, दो इलेक्ट्रोड के बीच में अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। अब भैया नेचर और कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोड्स, अब भैया नेचर में अगर आयनिक नेचर के हैं, लेस आयनिक नेचर और प्लस हाई कंसंट्रेशन है तो इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, मेरे ख्याल से मैं तुमको समझा दिया हूँ ये। अब आगे बात कर लेते हैं हम लोग सबसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ पैरेलल एंड सीरीज, जिससे डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा ही आएगा। बेटा हम लोग आने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, जो कि है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे मैक्सिमम जो न्यूमेरिकल्स बनेंगे ना इसी पार्ट से बनेंगे, तो इसको अच्छे से समझ लो कि किस तरह से तुम लोग को करना है। सबसे पहली बात कि सीरीज, पैरेलल और बोथ सीरीज प्लस पैरेलल, इन तीन टाइप पे तुम्हारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं भैया? सीरीज, इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, डेरिवेशन नहीं किया हूँ, सीधा फॉर्मूला रटो और काम लगाओ एकदम, जितना न्यूमेरिकल है तुरंत काम लगाओ उसका, एकदम खत्म कर दो खेल। सबसे पहले अगर मान लो यहाँ पे एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया होता है और उसका वोल्टेज V दे दिया होता है और I करंट पास करा रहे होते हैं, या मान लो तुम्हारा I पूछ लेता, तो अब इस केस में अगर तुम देख रहे हो कि लगातार लगे हुए हैं एक सिस्टम में, इसको हम लोग सीरीज कहते हैं। ठीक है, इसको इस टाइप के कॉम्बिनेशन को हम लोग सीरीज कहते हैं। आई थिंक इतना पता होगा तुम लोग को, नहीं भी पता है तो आप समझ में आ जाएगा। और सीरीज का जो फॉर्मूला होता है, इन सब का समेशन होता है, यानी कि जितने टोटल नंबर ऑफ रेजिस्टेंस लगे हैं उन सबको ऐड अप कर दो तो तुम्हारा जो सीरीज में रेजिस्टेंस है वो तुम्हारा आ जाएगा सामने। अब मान लो यहाँ पे लगातार n नंबर ऑफ रेजिस्टर लगे होते हैं और सबकी वैल्यू सेम होती, तो वो n टाइम्स R हो जाता सीरीज के लिए, क्योंकि अगर वो एक ही लाइन में n टाइम्स लगे होते हैं। ठीक है, इतना तुम लोग को समझ में आ गया मेरे ख्याल से। अब भाई अब बात कर लेते हैं पैरेलल की, तो एक के नीचे एक अगर रेजिस्टर लगा हुआ है, इसको हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं भैया। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं बच्चों? देखो 1/RP यहाँ पे पैरेलल के लिए, तो 1/R 1/R 1/R। अब देखो यहाँ पे मैंने तीनों एक लिया है ताकि मैं तुम लोग को समझा पाऊँ। ठीक है, वरना तो तुम LCM लेना, ये सब तो आता है भाई, ये तो थर्ड क्लास की चीज़ है। 1/RP ये पूरा तुम सॉल्व करोगे LCM लेके तो R/3 आ जाएगा। अब इसको रेसिप्रोकल कर दो तो तुम्हारा पैरेलल पे रेजिस्टेंस आ जाएगा। अब यहाँ पे मैंने ये 3 इसलिए लिया था लगातार में, क्योंकि अगर मान लो n टाइम्स हो और अगर सेम लगा हो
अगर आर 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 देखो तो वो सेम टाइम लगाओ, तो आर पी का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना पी आर अपॉन नंबर ऑफ। अगर मान लो ये 4 होता तो यहाँ पे 4, अभी यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे डायरेक्ट 3 भर देते, अगर 10 होता तो यहाँ पे 10 भर देते। सिंपल फॉर्मूला। अगर ऐसे ही मान लो, एक सेकेंड ना, अगर ऐसे ही तो मान लो जैसे यहाँ पे तुम्हारा दिया है, यहाँ पे तुम्हारा रजिस्टर दे दिया गया, अब यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ पे इसको मैंने कर दिया बैटरी से कनेक्ट, ठीक है। और इसका जो वोल्टेज मैंने दे दिया है इसको तुम लोगों को दे दिया है मान लो 10 वोल्ट दे दिया है। अब मैंने पूछा कि भैया करंट बताओ, यहाँ से आई करंट फ्लो हो रहा है। अब मैंने पूछा इस आई की वैल्यू बताओ, तो अब ये तुम लोग कैसे करोगे, V इक्वल्स टू आई आर होता है, तो अब V बाई आर, बस सिंपल। अब यहाँ पे तो तुम लोग देख रहे हो यहाँ पे सीरीज में है। अब मान लो तुम लोग को, चलो अच्छा मैं दोनों का कॉम्बिनेशन करा देता हूँ, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया। मान लो मैंने यहाँ पे एक सीरीज में एक रजिस्टर और लगा दिया, और यहाँ पे मैंने लगा दिया तुम्हारा वोल्टेज, ये वापस से 10 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। और यहाँ पे मतलब चलो यहाँ पे वैल्यूज़ भी बढ़ा देते हैं, यहाँ पे 10 कर लो, ठीक है। और यहाँ पे चलो 5 कर लो, ठीक है। अब देखो अब इसको ऐड अप कैसे करेंगे। अब वोल्टेज तो तुमको यहाँ पे पता है कि वोल्टेज तो हमारा 10 वोल्ट है। अब भैया अब आर भी निकालना है, आई भी निकालना है। अब सबसे पहले तुम क्या करोगे, सीरीज में इन सब को पहले सम अप करोगे। इनका सम क्या आ रहा है, इसका सम आ रहा है भैया हम लोग का आ रहा है 15। अब और इसका क्या आ रहा है, इसका 5 है, इसको 5 है। अब इन तीनों का सीरीज करने के बाद इन दोनों का पैरेलल कर लोगे तुम लोग। पैरेलल कैसे करोगे, तो 1/15 प्लस 1/5, और ये हो गया तुम्हारा आर पैरेलल यानी 1/p आर पी के बारे में। तो ये कितना आ गया, 15 5 कितना हो गया भैया, रुको पूरा मैं करके ही दिखा दूँ तुम लोग को। 15 5, ये 5, ये 3, ये 1, ये 3, ये 15 ही आ रहा है। यानी कि तुम्हारा आर जो पी आ रहा है 1/r p की वैल्यू, ये 1/15 प्लस 3/15, तो यहाँ टोटल 4/15 वैल्यू आ रही है। यानी कि आर पी जो हो गया तुम लोग का वो आ गया 15/4। अब ये 15/4 उठा के तुम कहाँ गया, हाँ यहाँ पे आर की वैल्यू रख दोगे। यानी कि आर की वैल्यू यानी आई की वैल्यू जो तुम्हारी आएगी वो होगी 10 बटे अब 5 15/4, ठीक है। अब इसको यहाँ पे ऊपर ले आओ तो 40/15, ये तुम्हारी आई की वैल्यू आ रही है। एम्पियर लगा देना, बस खत्म खेल का लास्ट। मैक्सिमम टू मैक्सिमम इतना ही सवाल आ सकता है तुम्हारे रेजिस्टेंस में। ये अलग पूछा, दोनों को कंबाइन करके मैंने तुमको समझा दिया। आई होप ये अच्छे से तुम लोग को समझ में आ गया होगा। और इसके अलावा कोई भी न्यूमेरिकल नहीं आएगा, इसी टाइप के न्यूमेरिकल आएंगे। इससे पहले जितना थ्योरेटिकल पार्ट है उसको अच्छे से कर लेना, और दबा के प्रैक्टिस करना एकदम न्यूमेरिकल्स की, कोई टेंशन नहीं है। 10 भी एक जैसे न्यूमेरिकल कर लिए ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, तो तुम्हारे आराम से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे।